2.0 किलोमीटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सामने बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इतिहास के वो शुरुआती काल जिसका नाम है महाजनपद काल। तो इसका उदय कैसे होता है, क्यों आगे चलकर इस वंश का क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महाजनपद काल। तो इसमें महाजनपद काल में भिन्न भिन्न राजाओं एवं भिन्न भिन्न वंशों का उदय हुआ। तो देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। कुछ सम्राटों के विकास में इसमें वृद्धि हुई थी, जो बाद में प्रमुख साम्राज्य बन गए। जो बाद में ये विकास धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक प्रमुख साम्राज्य बन गए और इन्हें आगे चलकर महाजनपद या महान देश के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी बिहार तक, यानी कि उत्तर में पश्चिम पाकिस्तान और पूरब में बिहार तक हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से दक्षिण में गोदावरी नदी तक अपना विस्तार किया। आर्य लोग थे, यहाँ सबसे प्रभावशाली जनजाति थी। आर्य की सबसे प्रभावशाली जनजाति कहाँ थी? जो हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से दक्षिण में गोदावरी नदी के पास में अपना ये विस्तार बनाए थे। प्रभावशाली जनजाति थी जिन्हें जनस कहा जाता था। इस प्रभावशाली जनजाति को जनस कहा जाता था। इससे जनपद शब्द की उत्पत्ति हुई। इसी जनस शब्द से जनपद की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ जन का अर्थ होता है लोग और पद का अर्थ होता है पैर। जन का अर्थ होता है लोग और पद का अर्थ होता है पैर। जनपद वैदिक भारत के प्रमुख साम्राज्य थे। जो जनपद थे वो वैदिक साम्राज्य के प्रमुख साम्राज्य थे। महाजनपद में एक नए प्रकार का सामाजिक राजनीतिक विकास हुआ था। महाजनपद विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित हुआ था। महाजनपद कहाँ हुआ था? एक विशिष्ट एक अच्छे से भौगोलिक स्थितियों में स्थित हुआ था, यानी कि रहने लगा था। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों में 16 महाजनपद थे। 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के दौरान, ये दोनों कॉम्बिनेशन के बीच के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में जो भारत के छोटे छोटे जो उपमहाद्वीपों थे, उस महाद्वीपों में कुल 16 जनपद थे, जिसके नाम इस प्रकार है। तो देखते हैं कौन कौन से नाम हैं। पहला है अंग, दूसरा
अस्मक, तीसरा अवंती, चौथा छेदी, पाँचवा गंधार, छठा कंबोज, सातवां काशी, आठवां कौशाम्बी, नौवां कुरु, दसवां मगध, 11वां मल, 12वां मत्स्य और 12वां पंचाल, 13वां सुरेन और 14वां वज्जी और 15वां वत्स्य और जो 16वां था वो था मगध साम्राज्य। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज हम शुरू करते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में अगर हम देखें तो मगध साम्राज्य 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक भारत में शासन किया। इसका उल्लेख हमें महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलता है। यह 16 महाजनपदों जो हम ऊपर में बताएं वही 16 महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली था। साम्राज्य की स्थापना इस साम्राज्य जो महाजनपद साम्राज्य था, इस साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ द्वारा की गई थी। राजगढ़ जो उस समय राजगिरी की राजधानी थी, राजगिरी राजधानी थी, लेकिन बाद में 4वीं सदी ईसा पूर्व से इसे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित, यानी कि राजगिरी को पाटलिपुत्र राजधानी बना दिया गया था। यहाँ पर जो लोहे का इस्तेमाल किया जाता था उपकरणों और हथियारों के निर्माण करने में किया जाता था। हाथी जंगल में पाए जाते थे। जो हाथी थे वो जंगल में पाए जाते थे, जिनको इस्तेमाल सेना के लिए किया जाता था। हाथी का इस्तेमाल सेना के लिए किया जाता था। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जो तटीय जो किनारे के जो भाग थे, उन मार्गों ने संचार को रास्ते और सुविधाजनक बनाया। जो गंगा और उसकी सहायक नदी थी, उसके किनारे संचार आने जाने के लिए सुविधा के लिए रास्ता का निर्माण किया गया। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे क्रूर शासक, ये बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद और इन तीनों जैसे क्रूर शासक और महत्वाकांक्षी अपने महत्व की बात करते थे। इन राजाओं की कुशल नौकरशाही द्वारा नीतियों के कार्यान्वयन, यानी कि नौकरों द्वारा ये अपना नीतियाँ बनवाते थे। मगध समृद्ध बन गया था। मगध का पहला राजा बिंबिसार था। मगध का पहला राजा बिंबिसार। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मिल रहा है कि मगध का प्रथम राजा कौन था, तो बिंबिसार था। यह किस वंश से था, तो यह हर्यक वंश से था। अवंती मगध की मुख्य द्वीप प्रतिद्वंदी था। अवंती था उस समय, अवंती भी एक महाद्वीप ही था। महाद्वीप नहीं, जो द्वीप था, जो अगल बगल जो पड़ोसी देश थे, उस समय छोटे छोटे राज्य देश के रूप में बने थे। उस समय एक ऐसा था जो अवंती था। अवंती मगध का प्रतिद्वंदी था, मगध साम्राज्य का प्रतिद्वंदी, यानी कि जैसे एक युद्ध में लड़ने, कोई तो अकेले युद्ध लड़ेगा नहीं, उसके साथ कोई प्रतिद्वंदी चाहिए, लड़ने वाला चाहिए। तो उसी तरह मगध का प्रतिद्वंदी था अवंती, लेकिन बाद में एक गठबंधन में शामिल हो गया। आगे देखिए, इसका एक कहानी बहुत अच्छी है। आगे
गठबंधन में शामिल हो जाता है और सादियों ने राजनीतिक गठबंधनों के निर्माण में मदद की थी। इसके जो गठबंधन हुआ इसका मुख्य कारण था शादी। राजा बिंबिसार ने पड़ोसी राजा के कई राजकुमारियों से शादी किया था। ये जो हर्यक वंश के था, ये जो बिंबिसार तो थे वो हर्यक वंश के थे और बाकी अन्य लोग जो अन्य राजकुमारियां थी वो अलग अलग वंश से थी। यह बृहद्रथ राज वंश के नाम हम जानते होंगे। यह बृहद्रथ राजवंश के बाद मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था। मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था बृहद्रथ। शिशुनाग इसका उत्तराधिकारी था। जो शिशुनाग था इसका उत्तराधिकारी था। राजवंश की स्थापना बिंबिसार के पिता जो इस राजवंश का स्थापना किया था वो भाटिया के द्वारा की गई थी। राजवंश ने 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। इस राजवंश ने जो मगध पर बृहद्रथ राजवंश था उसने मगध पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 413 ईस्वी पूर्व तक मगध पर शासन किया था। हर्यक राजवंश के राजा इस प्रकार थे। पहला भाट्य, दूसरा बिंबिसार, तीसरा अजातशत्रु, चौथा उदयभद्र, पांचवा अनुरुद्ध, छठा मुंडा, सातवां नागदशक और आठवां बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध पर 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्ष तक शासन किया था। उसे विस्तार की आक्रामक नीति का पालन किया और काशी को सांबल या कौशल और अंग के पड़ोसी राज्यों के साथ कई युद्ध लड़े। बिंबिसार गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर का समकालीन था। बिंबिसार था जो गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर का समकालीन था। उसका धर्म बहुत स्पष्ट नहीं है। इसका अभी तक कोई धर्म बहुत स्पष्ट रूप से नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख के अनुसार यह मिलता है कि वह बुद्ध का एक शिष्य था, जबकि जैन शास्त्रों में उसका वर्णन महावीर के अनुयायी के रूप में होता है। जैन धर्म में इसका वर्णन महावीर के अनुयायी के रूप में तथा राजगृह के राजा श्रेनिका के रूप में मिलता है। बाद में बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कैद कर लिया जाता है, जिसने मगध के सिंहासन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। साफ बात में समझें तो मगध पर आधिपत्य यानी कि अपना शासन बनाने के लिए अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था उसने अपना शासन स्थापित कर लिया था मगध पर। बाद में कारावास के दौरान बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। अजातशत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। उसने वैशाली के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया और अंत में कैटापोल्ट्स की मदद से साम्राज्य को शिकस्त कर दी, यानी कि पराजित कर दी।
उसने काशी और वैशाली पर आधिपत्य यानी कि अपना शासन स्थापित करने के बाद मगध का साम्राज्य विस्तार किया। उसके राजधानी राजगृह को मजबूत बनाया, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिससे यह लगभग अभेद बन गई थी। 5 पहाड़ियों से अपने साम्राज्य को घेर लिया तो कोई भी दुश्मन पहुंचने में सफल नहीं हो सकता। चारों तरफ से पहाड़ी है, बीच में मगध साम्राज्य है, तो कैसे कोई इसका बाल बांका कर सकता है। उदयन, अब उदयन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उदयन का नाम उदयन या उदयभद्र है। अजातशत्रु का यह उत्तराधिकारी था। उसका शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक चला। उसने पटना यानी कि वर्तमान पटना, उस समय पाटलिपुत्र नाम था, के किले का निर्माण करवाया, जो मगध साम्राज्य का केंद्र था। उस समय जो पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया, उस समय मगध साम्राज्य का केंद्र था। उदयन का उत्तराधिकारी था शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती साम्राज्य का विलय मगध में कर दी, यानी कि शिशुनाग ने अवंती, जो उस समय प्रतिद्वंदी था, उसको मिलाकर अपने मगध साम्राज्य में कर दिया। बाद में उसका उत्तराधिकारी नंद साम्राज्य यानी कि नंद वंश को बना दिया गया, नंद राजवंश को बना दिया गया। राजवंश का यानी कि नंद वंश का अब हम शासनकाल देखते हैं। नंद राजवंश का शासनकाल 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक चला। महापद्मनंद नंद राजवंश का पहला शासक था। ये जो महापद्मनंद था, जो नंद राजवंश का पहला शासक था, जिसने कलिंग का विलय मगध साम्राज्य में कर दिया था, जो कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। उसे सबसे पहले शक्तिशाली और क्रूर शासक माना जाता है। सबसे पहला शक्तिशाली और क्रूर शासक किसे माना जाता है? महापद्मनंद को। यहाँ तक कि सिकंदर भी उसके खिलाफ युद्ध लड़ना नहीं चाहता था। नंद वंश बेहद अमीर बन गया था। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में सिंचाई परियोजना लाई और मानकीकृत उपायों की शुरुआत की। यह मानवकृत जो व्यापारिक थे, उसने व्यापारिक को आगे के लिए बढ़ावा दिया। हर्ष और कठोर काराधान प्रणाली ने नंदों को लोकप्रिय किया। काराधान यानी कि जो काराधान है, वो एक प्रकार से कारावास है, जो अलोकप्रिय बना दिया। अंतिम सबको जबरदस्ती काम करवाता और उससे दंड भी देता, इसलिए उसे काराधान प्रणाली भी कहते हैं, बना दिया। अंतिम नंद राजा धनानंद, जो अंतिम नंद राजा थे, वो थे कौन? धनानंद, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया था। जिसके चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जो धनानंद था, वो चंद्रगुप्त के माँ को आगे चलकर उसके माँ को आगे चलकर अपने कैद में कर लेता है, जिससे इसके बारे में बहुत ऐसे कथा है जो आगे चलकर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहीं तक दोस्तों इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। तो अगला वीडियो हम लेकर आ रहे हैं मौर्य वंश के। धन्यवाद दोस्तों।